क्लास 9th साइंस लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, जिसका नेम है मोशन। ठीक है। सो क्लास, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। रेस्ट मीन क्लास के जब कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे खड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है, जैसे कि एनी ऑब्जेक्ट स्टैंड एट सिग्नल। जब सिग्नल पे कोई बाइक है या कार खड़ी रहती हैं, ठीक है, तो वो उनकी कैसी पोजीशन हो जाती है, रेस्ट की हो जाती है। इन द नाइट हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी कार्स बाइक हमारे पार्किंग में होती हैं, वो भी खड़ी रहती है, चलती नहीं है, तो वो सब पोजीशन कौन सी होगी, रेस्ट पोजीशन होगी। एंड जब ये कार्स या बाइक या ट्रेन या कोई भी चीज़ जब चल रही होती है, ठीक है, जब वो चलती है तो वो उसको कहा जाता है मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है, मूव करता है, तो उसे मोशन कहते हैं। और जब वो खड़ा रहता है या उसकी पोजीशन बदलती नहीं है तो वो होता है रेस्ट पोजीशन। क्या होता है, रेस्ट पोजीशन। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। मतलब पक्षी उड़ते हैं, फिशेस स्विम करती हैं, तैरती हैं। जो ब्लड होता है, खून हमारी बॉडी में चलता रहता है, हार्ट से लेके आर्टरीज वेन्स इनके अंदर चलता रहता है। तो ये भी क्या हो गया है, फ्लो हो गया। फ्लो मतलब चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, तो वो मोशन होती है। कार मूव्स, एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल्सो इन मोशन। ये सब चीज़ें किस में है क्लास, ये सब चीज़ें मोशन में है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। मतलब हम कब कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है क्लास, हम तब कह सकते हैं जब उसकी पोजीशन बदल जाए। जैसे सपोज कि हमारे आसपास में कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है और कुछ समय बाद वो हमसे दूर चला जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो मन से तो दूर जा नहीं रहा है। जब वो चला होगा, जब उसने मोशन किया होगा, तब वो हमारे पास से दूर गया होगा। ठीक है। तो मोशन के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होना बहुत ज़रूरी है क्लास। पोजीशन मस्ट बी चेंज। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन मोशन। तब क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हाउ एवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे एयर का चलना। हवा जब चलती है तो हमें दिखाई नहीं देती, बस हमें फील होता है। कैसे, जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्री वो शेक करते हैं, हिलते हैं। हेयर्स, हमारे बाल जो है वो हिलते हैं। ठीक है। या कोई भी छोटी मोटी चीज़ जब चेंज होती है तो हमें एयर की मोशन समझ में आ जाती है। जैसे डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, धूल उड़ती है, तो हमें समझ में आता है कि ये मोशन की वजह से हो रहा है, एयर के मोशन की वजह से। द मूवमेंट ऑफ लीव्स की वजह से, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि एयर, हवा बह रही है, फ्लो हो रही है। एयर के अंदर क्या है, मोशन है। वॉट कॉजेज द फेनोमिनन ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन। सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है। सनराइज मतलब सूरज सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, ऐसा क्यों होता है। चेंजिंग ऑफ सीजन, सीजन क्यों बदलते हैं। समर, समर के बाद विंटर, विंटर के बाद समर के बाद रेनी, रेनी के बाद विंटर, विंटर के बाद फिर से समर। ये सीजन क्यों बदलते हैं। इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। ये बदलते हैं अर्थ के मोशन की वजह से। इट इज़ ट्रू। वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। हमें अर्थ की मोशन समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि अर्थ हमसे बहुत गुना बड़ा है। हम उसके सामने एक चींटी से भी छोटे हैं क्लास, तो हमें समझ नहीं आता कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट पे क्या चेंज हो रहा है। An object may appear to be moving for one person and stationary for some other person। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ चल रही है, तो हो सकता है दो अलग अलग लोगों के लिए एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दूसरा उस समय स्टेशनरी देखता है। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस। अगर कोई व्यक्ति बस के अंदर बैठा है, कोई पैसेंजर बस में बैठा है, द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो हमें रोड पर आने वाले जो ट्री होते हैं हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसको वो बस चलती हुई दिखाई दे रही है, साथ में वो व्यक्ति भी बस के अंदर बैठा हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउ एवर अ पैसेंजर इन साइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी रेस्ट। लेकिन
बस के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने दूसरे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे देखता है? रेस्ट में देखता है कि एक पैसेंजर बैठा, उसके आगे एक पैसेंजर और है, तो उनकी पोजीशन बदलती है क्या? नहीं है, वो साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई एक व्यक्ति को मोशन दिखाई दे रहा है तो हो सकता है उसी समय दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ रेस्ट में दिखाई दे। जैसा कि एग्जांपल यहाँ था कि एक पर्सन बस, दो पर्सन बस के अंदर बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति बाहर से उनको देख रहा है और ये बस अगर चल रही है तो इसके हिसाब से इस पर्सन को ये बस भी मूविंग दिखाई दे रही है और ये जो लोग बैठे हैं ये भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोशन में दिखाई दे रहे हैं। बट ये व्यक्ति जो यहाँ अंदर है, इसको अपने सामने वाला व्यक्ति मोशन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए तो ये रेस्ट में ही है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। तो क्लास मोशंस कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की मोशन हो सकती है। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट सीधे चल सकते हैं। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ सर्कुलर पाथ पर चलते हैं, गोल गोल रास्ते पर चलते हैं, जैसे कि हमारी ट्रेन है हमेशा सीधे रास्ते पर चलती है। ठीक है, और जो गार्डन के अंदर ट्रेन होती है वो सर्कुलर पाथ में चलती है, गार्डन के अंदर जो ट्रेन्स होती है बच्चों को खिलाने के लिए, है ना। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ रोटेट करते हैं। रोटेट करना मतलब किसी एक चीज़ के चारों ओर घूमते रहना, जैसे कि हमारी अर्थ रोटेशन करती है सन के चारों ओर, तो वो रोटेशन है, रोटेट कर रही है। कुछ अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते रहते हैं, मतलब कहीं जाते नहीं है, बस अपनी जगह पर हिलते रहते हैं। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और कुछ कई जगहों पर ये दोनों एक साथ होता है, कई जगहों पर ये दोनों एक साथ होता है। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है, अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते पर चलना क्या होता है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशन। हम कुछ इक्वेशन भी देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करने को कहा गया, हम लोग देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ है क्लास। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। क्या आपकी क्लास की वॉल्स क्या करती हैं, चलती हैं या अपनी जगह पर रहती हैं? वो रेस्ट में रहती हैं, कहीं जाती नहीं है, अपने प्लेस पर फिक्स्ड होती हैं क्लास, तो वो कहाँ रहती हैं? रेस्ट में। लेकिन क्लास के अंदर आने वाले बेंचेस कभी कभी जा सकती हैं, बेंचेस को हम उठा के दूर कहीं कर सकते हैं, तो वो मोशन में आ सकती हैं बेंचेस कभी कभी, लेकिन किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से ही आ सकती है। बेंचेस अपने ओन, अपने आप से नहीं जा सकती हैं। हैव यू एवर experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience. क्या कहा है क्लास कि have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is rest? So क्लास क्या कहा उन्होंने, क्या कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो चलती हुई नज़र आए जबकि वो रेस्ट में हो? होता है क्लास। अगर आपके पास से कोई ट्रेन निकल रही है तो हमें ऐसा कभी कभी फील होता है कि वो चल वो रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम भी चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि जब आपके पास से कोई दूसरी ट्रेन चल रही होती है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है ट्रेन में बैठे बैठे कि हाँ शायद हम चल रहे हैं, वो लोग नहीं चल रहे, तो ऐसा फील हो सकता है। थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम आर इंडेंजर्ड बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कभी कभी हम हमारे आसपास की मोशन वाली चीज़ों से डर जाते हैं, स्पेशली इफ़ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड। अगर मोशन कैसी हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि फ्लडेड रिवर, जब रिवर में फ्लड या बाढ़ आ जाती है क्लास। हरिकेन और टी सुनामी, मतलब जब कभी हरिकेन तूफान आ जाता है या समुद्र में सुनामी आ जाते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हमें डर भी, इंडेंजर्ड यानी डर भी लगता है। On the other hand, controlled motion can be service to human beings such as in the generation of hydroelectric power. मतलब लेकिन अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो वो हमारे काम की भी हो सकती है, जैसे कि पानी का बहना, जब नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, फ्लड हो जाए तो वो नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर उसी को अपन कंट्रोल कर लें तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिजली बना सकते हैं उसी वाटर से। रिवर के वाटर को अगर कंट्रोल कर लें तो उससे वाटर से बिजली भी बना लेते हैं। Do you feel the necessity to study the erratic motion of some object and learn to control them? हम किस प्रकार मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए तो सबसे पहले हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि मोशन होता क्या है, इसको समझते हैं।
सो क्लास डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल पोजीशन देना चाहें तो हम उसको एक स्पेशल पॉइंट कहते हैं, जैसे रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं 9th क्लास में, आप लोगों ने सबने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, जहाँ आप ओरिजिन की बात करते हैं मैथ्स में। किसकी बात करते हैं? ओरिजिन, जहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं। हम कभी कभी उसको क्या मान लेते हैं कि वो हमारा ओरिजिन है। Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या माना कि किसी गांव में कोई स्कूल है 2 किलोमीटर नॉर्थ अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर नॉर्थ की डायरेक्शन में स्कूल है। कहाँ से? रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ हम क्या मान सकते हैं कि रेलवे स्टेशन एक फिक्स जगह है जिसको हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो हम यहाँ पर स्कूल की जो पोजीशन है वो फिक्स किसके हिसाब से बता रहे हैं? रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से ये ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ हमने रेलवे स्टेशन को एक टाइप से क्या दिया है? रेफरेंस पॉइंट माना है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। मतलब हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस अलग अलग चीज़ों को क्या मान सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो हमें क्या मानना पड़ता है? हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानने की ज़रूरत है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। क्लास क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को दिखाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करना होता है, जो हम किससे मेज़र करते हैं? जो हम हमेशा मेज़र करते हैं एक फिक्स पॉइंट से, जिसको कहते हैं ओरिजिन। क्लास क्या कहा जाता है? दैट इज़ द ओरिजिन। अब हम देखते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सीधे रास्ते पर चलना या एक सीधे लाइन में चलना क्या कहलाता है? एक सबसे सिंपल एग्जांपल होता है मोशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कैसे। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट कर रहा है। सो इस ओ पॉइंट को हम मानते हैं ओरिजिन फ्रॉम हियर। यहाँ हम इसको ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं या रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। हम चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, क्लास किसी सीधे रास्ते पर, जैसे कि कोई हाईवे हो या कोई रेलवे ट्रैक हो, वो हमेशा सीधा ही माना जा सकता है क्योंकि वो कैसा चलता है? एक स्ट्रेट रास्ते पे चलता है। कैसा चलता है? सीधे रास्ते पर चलता है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, जस्ट लाइक पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी, पॉइंट सी, अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अलग अलग टाइम पर, कभी वो सी पर है था, फिर बी पर पहुंच गया, उसके बाद ए पर पहुंच गया, ऐसे आगे जाता जा रहा है। देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। मतलब वो और वहाँ से फिर वापस आ जाता है, बी पर आता है, बी से वापस सी पर आ जाता है। सो यहाँ पर क्या समझ में आया हमें? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल कितना चला वो यहाँ से अभी तक? पहले वो यहाँ से ओ से कहाँ गया क्लास? ए पर गया, और ए से वापस कहाँ आ गया? फाइनली रीचेस टू सी। कहाँ पहुँच गया? सी। लेकिन चला तो वो एक स्ट्रेट रास्ते पर है, सीधे रास्ते पर। तो इस प्रकार जब वो चलता है तो इस प्रकार की मोशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट पाथ मोशन कहते हैं। क्लास क्या कहते हैं? स्ट्रेट पाथ मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं। टोटल कितनी दूरी चली उसने? देखो यहाँ से 0 से लेके 60 और 60 से वापस 25 पर आ गया वो, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डिस्टेंस और चला। तो टोटल चला 60 किलोमीटर सीधे, फिर वापस 35 किलोमीटर आ गया। तो टोटल उसने डिस्टेंस चली 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये उसने टोटल डिस्टेंस चली, कितनी दूरी? 95 किलोमीटर। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? सीधे रास्ते पर चलना स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं,
ठीक है, हमारे घर से स्कूल की ओर जाते हैं या सीधे रास्ते पर भी कहीं जाते हैं तो वो सब स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाती है क्लास, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी चली है क्लास, उसने 95 किलोमीटर चली हुई है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको बताने के लिए सिर्फ हमें नंबर बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? नंबर, कि उसने टोटल 60 + 35 95 किलोमीटर चला है। कितना चला है? 95 किलोमीटर चला है, ठीक है। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical value. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ नंबर के हिसाब से बता सकते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और जब किसी भी चीज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है? 95 किलोमीटर है क्लास। कितना है? 95 किलोमीटर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया। From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? उसने स्टार्ट किया था O से और फाइनली वो कहाँ जाके रुका? C पर। तो देखा जाए तो फाइनली वो O से पहुँचा था C पर। कितने दूर पहुँचा है? 25 किलोमीटर, ठीक है। तो कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पॉइंट सी। तो सी ओ से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर है। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। मतलब ये जो वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, ओ से सी पर जाना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। कि फाइनली डिस्प्लेसमेंट, आपको नया वर्ड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फाइनली एक ऑब्जेक्ट ने ओ से चलना स्टार्ट किया, वो सारी दुनिया घूम के आ गया और आके कहाँ रुक गया? सी पर। तो हमारे लिए तो क्या हुआ कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहाँ से स्टार्ट हुआ वो हो गया इनिशियल पॉइंट। कहाँ जाके रुका? यहाँ पर। ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से सी के बीच में कितनी दूरी है क्लास? 25 किलोमीटर है। तो यहाँ एक नई वैल्यू आपको सुनने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? जो हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो क्लास हम यहाँ दो चीज़ पढ़ी। हमने पहले पढ़ा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब उसने कितनी दूरी चला। वो पहले ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक गया, 60 किलोमीटर चला। 60 किलोमीटर चलने के बाद वापस आ गया यहाँ पर और 35 किलोमीटर और चला और यहाँ पे आके रुक गया। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। और इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने डिस्टेंस है? 25। तो इनिशियल से फाइनल की ओर, यहाँ से इधर की ओर उसने टोटल कितनी डिस्टेंस हुई उसकी? 25। तो ओ से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ क्लास? 25 किलोमीटर हुआ। लेकिन आपने देखा टोटल तो वो चला 95, लेकिन हम इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पर वो फिनिश करता है, उनके बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या समझ आया क्लास? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या अंतर है? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस हमें क्या बताता है? जो उसने एक्चुअल चला है, जो उसने एक्चुअल चला है। पहले वो कहाँ गया? पहले ए पर पहुँचा, ओ से 60 किलोमीटर चल के फिर बैक हो गया, यहाँ आ गया। लेकिन हमने क्या देखा भाई? हमने तो बीच का रास्ता देखा ही नहीं। हम तो यहाँ थे, जब मैंने आँख खोली तो वो यहाँ था, वो कहीं भी घूम के आया। हमें क्या करना? तो ओ से सी तक पहुँचा, इनके बीच की डिस्टेंस 25 थी। तो हमने क्या कहा कि ओ से सी का डिस्प्लेसमेंट है 25 किलोमीटर बस। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? तो क्लास अब यहाँ से मैं कुछ आपको कॉपी में या पेजेस पे दिखा देता हूँ क्या होता है क्लास। अब हम थोड़ा सा बियॉन्ड द बुक बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ क्या बताता है कि अगर आपने ओ से स्टार्ट किया है और आप सी पर पहुँच चुके हैं, तो इनके बीच की जो ये सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है।
क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कोई सा भी रास्ता चुना हो, चाहे आप यहाँ से घूम के ऐसे गए, हमको कोई मतलब नहीं, आप पहुँचे तो यहीं हो, तो ये जो होता है ये डिस्टेंस होता है। लेकिन एक्चुअली में आप कितना चले हो, यहाँ से चलते 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 मैं यहाँ पहुँचा, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ से इनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है। मैं यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ जाके फिर यहाँ आया, लेकिन फाइनली मैं ओ से कहाँ पहुँचा? सी पर। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, ये सब डिस्टेंस में आएगा। कहाँ आएगा? डिस्टेंस में, कि मैं यहाँ 10 चला, फिर 5:15, फिर 5:20, फिर 25, फिर 30 और 35, लेकिन एक्चुअल में मेरी ये डिस्टेंस तो 15 ही है, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 हुआ। लेकिन ऐसे चलते चलते मुझे कितनी दूर हो गई? मैंने 35 चला, लेकिन ये सब हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इन दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कहलाती है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा इनिशियल और ये हमारा होता है फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बाकी ऐसे किधर कहीं कहीं भी जाते रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 3 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों केस में ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस ऐसा हो। मैं चाहूँ तो सीधे रास्ते पर भी यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। उस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे। यानी एक चीज़ समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकते हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होगा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपको मैं क्लास इस डायग्राम से भी समझाता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ है और सी तक पहुँचा है, तो O से C तक पहुंचने में दोनों ही चीज़ें बराबर होंगी। डिस्प्लेसमेंट भी 25 होगा और डिस्टेंस भी कितना होगा? 25 होगा। O से खाली B तक पहुंचना है तो डिस्प्लेसमेंट भी 35, डिस्टेंस भी 35। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट O से C पर जा रहा है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो B पर गया और B से वापस C पर आया, तो टोटल कितना चला उसने? 35 तो पहले गया, फिर 5, 40 और फिर यहाँ आया, तो 45 डिस्टेंस हो गई उसकी। कितनी हो गई? टोटल हो गई 45। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में सिर्फ कितना हुआ उसका? 25 हुआ। यानी क्या वो फ़र्क पड़ा क्लास कि वो आगे जाके अगर वापस वहीं पर आ जाए तो वो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ के सबसे छोटे डिस्टेंस को हम कहते हैं। क्लियर है क्लास? सो क्लास ये सब हम देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0। मतलब 0 भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे हो सकता है क्लास? आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, आप यहाँ से घूम के वहीं पर आ गए, मतलब आप कहीं गए क्या? जब आपकी इनिशियल और फाइनल दोनों जगह एक ही होती है तब आप क्या कहते हैं कि आप कहीं नहीं गए, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। जब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होती है क्लास, तो हम उसको कहते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये लिखा है यहाँ पर, इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू होके वापस ओ पर आ जाए तो इनिशियल और फाइनल एक ही हो जाएंगे। ठीक है, सो द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल, माने कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक हो गई तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्लास। ठीक है, सो क्लास हमने 2 प्रकार की चीज़ें यहाँ समझी हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लास कुछ एक्टिविटीज़ है वो देख लेते हैं। टेक अ मीटर स्केल एंड लॉन्ग रोप। एक लंबा सा मीटर इसका स्केल लीजिए और एक लंबी सी रस्सी लीजिएगा। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर और ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू अपोजिट कॉर्नर अलॉन्ग इट्स साइड। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केसेस। तो क्या मतलब हुआ क्लास कि किसी बास्केटबॉल कॉर्नर के एक एंड से दूसरे एंड पर आपको जाना है और मीटर के हिसाब से मीटर स्केल क्या करेगा, यहाँ बास्केटबॉल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस पता लग जाएगी, ठीक है। तो वो आपको फाइंड करना है यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कर सकते हैं आप लोग आसानी से। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसके अंदर डिस्टेंस पता चल जाती है कितने किलोमीटर हम चले हैं। सच अ डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, जो हर बाइक या कार्स में होता है। अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, मतलब भुवनेश्वर शहर से न्यू दिल्ली की ओर एक कार जा रही है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग इज 1850 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की जो रीडिंग थी कि भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली तक जाने में उसको कितने किलोमीटर चलना पड़ा, 1850 किलोमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। और अब आपको क्या करना है, रोड मैप ऑफ इंडिया के हिसाब से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्लास। ये क्या है, ये रास्ता है जो उसने चला है। अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से गया होगा, लेकिन हमको मैप में देख के पता लगाना है कि भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी है। डिस्प्लेसमेंट हमको मैप से पता चल जाएगा, हो सकता है वो इसके बराबर भी हो या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कैसा होता है क्लास, स्मॉलर देन ही होता है।